हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए एसएसटी के शिक्षण वीडियो की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। देखिए हमारा चैप्टर नंबर 4 है। इसका नाम क्या है? समालोचनात्मक चिंतन का विकास। काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और देखिए अगर आपने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर नहीं देखे हैं तो वो भी आप इस चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। मैं टॉपिक के अकॉर्डिंग इस सीरीज को आगे बढ़ा रहा हूँ। तो ये हमारा चौथा टॉपिक है, समालोचनात्मक चिंतन का विकास। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए सबसे पहले दे रखा है चिंतन। चिंतन क्या होता है? किसी भी समस्या के बारे में सोच विचार करने की क्रिया को ही चिंतन कहते हैं। समझिए कि आपके सामने कोई भी एक समस्या है। अब आप सोचते हैं, कुछ भी सोचे कि इस समस्या का समाधान किस प्रकार करना है। जो चीज़ आप सोच रहे हैं उसी को कहते हैं चिंतन करना। किसी समस्या के बारे में सोच विचार करने की क्रिया को ही चिंतन कहते हैं। अब हम चिंतन के प्रकार देख लेते हैं। कौन कौन से इसके प्रकार होते हैं? आत्मचिंतन है, अभिसारी चिंतन है, अपसारी चिंतन है, विवेचित चिंतन है, तार्किक चिंतन है। ये सभी चिंतन के प्रकार होते हैं। तो अब स्टार्टिंग से देखते हैं। आत्मचिंतन क्या होता है? नॉर्मल है ये, तो आप ध्यान रखिएगा कि व्यक्ति अपने भविष्य के बारे में जो भी सोचता है या फिर विचारता है उसको कहते हैं आत्मचिंतन। सेकंड वाला और थर्ड वाला काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, बार बार यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं। तो अभिसारी चिंतन ये किसका प्रकार होता है? ये यथार्थवादी चिंतन का ही प्रकार होता है, या फिर आप इसका दूसरा नाम भी बोल सकते हैं। अभिसारी चिंतन का दूसरा नाम है यथार्थवादी चिंतन। ये किस पर आधारित होता है, किससे संबंधित होता है अभिसारी चिंतन? तो देखिए ये वास्तविकता से संबंधित होता है। और ये किससे संबंधित नहीं होता है? तो ये नवीनता से संबंधित नहीं होता है। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि बुद्धि से संबंधित चिंतन कौन सा है? तो अभिसारी चिंतन। तो ये नॉर्मल फैक्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं यहाँ पर अपसारी चिंतन को। तो देखिए जो अपसारी चिंतन है ये संबंधित होता है नवीनता या फिर आविष्कार से। तो ये आपको ध्यान रखना है। सृजनात्मक चिंतन इसको कहते हैं, अपसारी चिंतन को। जैसे कि हवाई जहाज की कल्पना करना, तो ये उदाहरण के रूप में इसको आप ध्यान रखिएगा, सृजनात्मक चिंतन। आगे है फिर विवेचित चिंतन। विवेचित चिंतन में समस्या को बार बार जांच किया जाता है, विवेचित चिंतन। और सबसे लास्ट में तार्किक चिंतन, यानी तर्क पर आधारित जो चिंतन होता है उसे कहते हैं तार्किक चिंतन। तो नॉर्मल बेसिक है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब हम चिंतन के चरण देख लेते हैं, ये काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। चिंतन के 5 चरण होते हैं, पांचों आप कंटिन्यूअसली ध्यान रखिएगा। समस्या की उपस्थिति, पहला चरण कौन सा है? समस्या की उपस्थिति। सेकंड कौन सा है? विभिन्न विचारों का आना। फिर विचारों का लक्ष्य के साथ संयोजन। सबसे पहले तो समस्या की उपस्थिति होती है, फिर विभिन्न विचारों को, हमारे जो दिमाग है उसमें विभिन्न विचार आते हैं। फिर विचारों का लक्ष्य के साथ संयोजन करना। फिर अन्वेषा करना, जिसमें प्रयत्न एवं भूल के द्वारा हल खोजने की कोशिश करना। और सबसे लास्ट में सक्रियता। तो ये 5 चरण होते हैं चिंतन के, ये आपको कंटिन्यूअसली याद होने चाहिए। अब विशेषता देख लेते हैं, चिंतन की क्या विशेषता होती है। चिंतन एक किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो देखिए चिंतन एक मानसिक क्रिया या फिर प्रक्रिया है। यह अप्रकट व्यवहार है। चिंतन एक मध्यस्थ क्रिया है। चिंतन मानव का एक विशिष्ट गुण है। और अनेक विकल्प, यानी चिंतन के अनेक विकल्प होते हैं। तो ये चिंतन की विशेषताएं होती हैं। अब देखिए चिंतन के हम उपकरण देखते हैं कि चिंतन के उपकरण कौन कौन से होते हैं। तो देखिए सूत्र है, प्रतिमाएं हैं, संकेत हैं, प्रतिबोध हैं, प्रत्यय यानी विचार करना, जैसे कि गाय के बारे में, परीक्षा के बारे में, जो भी हो। और सबसे लास्ट में पदार्थ में उद्दीपक की तरह कार्य करना। तो देखिए ये सभी उपकरण होते हैं चिंतन के। तो नॉर्मल बेसिक है, सूत्र, प्रतिमाएं, संकेत, प्रतिबोध, प्रत्यय और पदार्थ। तो ये आप बेसिक ध्यान रखिएगा। चरण भी आपको कंटिन्यूअसली ध्यान रखने हैं, और ये विशेषता भी आप ध्यान रखिएगा। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि चिंतन किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो मानसिक प्रक्रिया है, अप्रकट व्यवहार है, मध्यस्थ क्रिया है, और चिंतन मानव का एक विशिष्ट गुण है, और इसके अनेक विकल्प होते हैं। फिर आगे देखते हैं यहाँ पर। अब देखिए अब है समालोचनात्मक चिंतन। इसका अन्य नाम होता है विवेचात्मक चिंतन। व्यक्ति निर्णय को पूरी तरह
विस्तार से एवं व्यवस्थित रूप से जांचना सीखता है। किस चिंतन के अंतर्गत? तो समालोचनात्मक चिंतन के अंतर्गत। तो ये समालोचनात्मक चिंतन की परिभाषा है, ये आप ध्यान रखिएगा। क्यों और कैसे प्रश्नों को पूछकर वास्तविकता का आकलन करता है। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है समालोचनात्मक चिंतन से। समालोचनात्मक चिंतन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो देखिए, रुचि, प्रेरणा, सतर्कता, बुद्धि का विस्तृत क्षेत्र, पूर्वाग्रह, लचीलापन, संवेग और सुझाव ग्रहणशीलता। तो ये सभी कारक हैं जो प्रभावित करते हैं समालोचनात्मक चिंतन को। तो ये आप कंटेक्स्टली ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर समालोचनात्मक चिंतन के विकास की प्रमुख विधाएं कौन कौन सी हैं। तो प्रमुख विधाएं है चर्चा, मस्तिष्क उद्वेलन, वार्म अप यानी वातावरण निर्माण, बालकों में जिज्ञासु प्रवृत्ति बनाना और रटने पर बल नहीं। तो ये सभी विधाएं होती है समालोचनात्मक चिंतन की। देखिए, सारे फैक्ट ही है, ये सारे आपको ध्यान रखने होंगे, काफी अधिक इंपॉर्टेंट फैक्ट है और इसके चरण आपको जरूर ध्यान रखने। चरण काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, चिंतन के चरण, चिंतन के प्रकार भी आपको साथ में ध्यान रखने हैं। अब देखिए, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, उनका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, चिंतन किस प्रकार की प्रक्रिया है? आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, मानसिक प्रक्रिया, शारीरिक, आर्थिक या फिर राजनीतिक प्रक्रिया। तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ये क्वेश्चन आपसे एक और पूछता हूं मैं, चिंतन एक प्रकार का व्यवहार है। ऑप्शन आपके सामने, अप्रकट, प्रकट, सेकंड ऑप्शन है प्रकट, थर्ड ऑप्शन है एक व दो दोनों और चौथा ऑप्शन है उक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो भी आंसर हो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा वीडियो। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। धन्यवाद।